वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 4 है और यूनिट सेकंड चल रहा है। तो सबसे पहले आप लिखिए यूनिट सेकंड एंड क्लास नंबर 4। यूनिट सेकंड एंड क्लास नंबर 4। आप सब लोग रेडी हो जाइए पेन एंड रजिस्टर के साथ। ऐसे आप सुनते चलेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। हर क्लास में बोलता हूँ आपको ये बातें मैं कि आपका सुनने से काम नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार हैं बिल्कुल। क्लास नंबर 4 यूनिट सेकंड चल रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चल रहा है टॉपिक। उसका एक अलग मेथड डिस्कस करेंगे हम लोग। टॉपिक क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आप सबको टाइम दे रहा हूँ कि आप लोग क्लास के साथ एडजस्ट कर जाइए। रजिस्टर खोलिए, सुनिए मत, ये कोई म्यूजिक नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका सेकंड मेथड होगा। लिखिए मेथड सेकंड। आज की क्लास में बहुत कुछ बातें ऐसी होगी जो आपने पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन कुछ नई बातें भी होगी। टोटल आउटले मेथड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल एक्सपेंडिचर। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर होता है। टोटल आउटले मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक ही चीज़ है। इसके हिसाब से भी इलास्टिसिटी तीन तरह के होते हैं। यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड। और तीसरा इन इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड। आप जानते हैं यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होगा? ईडी या ईपी कह लो की बात है, वन होता है। यहाँ क्या होता है? मोर देन वन। और यहाँ क्या होगा? लेस देन वन। यस सर। है क्या पूरी कहानी? पूरी कहानी ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर इक्वस टू होता क्या है? P1 इंटू Q1। अगर प्राइस चेंज हो जाए, इफ देयर इज चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस में चेंज आ जाए, इफ देयर इज चेंज इन प्राइस, मान लीजिए कि प्राइस जो P1 से क्या हो गया? P2 हो गया। और यह है क्या? P1 इज मोर देन P2, मतलब प्राइस कम हो गया। प्राइस कम हो गया तो प्राइस के कम होने से क्या होगा? पहले एक्सपेंडिचर क्या था? एक्सपेंडिचर बिफोर एंड एक्सपेंडिचर आफ्टर। पहले एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा? P1 इंटू Q1। अब एक्सपेंडिचर क्या होगा? P2 इंटू Q2। मान गए? आपका प्राइस P1 से घट कर क्या हो गया है? P2 हो गया है। और आपकी क्वांटिटी क्या हो गई? Q1 से बढ़कर Q2 हो गया है। क्वांटिटी बढ़ गई है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ता है, लेकिन देखने वाली बात है कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क पड़ा है। ये तो श्योर है कि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंडिचर में क्या असर पड़ा? इफ़ P1 Q1 इज़ व्हाट? इज इक्वस टू P2 Q2, मतलब एक्सपेंडिचर सेम है। प्राइस के चेंज होने से भी एक्सपेंडिचर क्या सेम है, तो ये कहलाएगा यूनिटरी इलास्टिसिटी।
यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन अल्टीमेटली टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहा, सेम रहा, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। अगर P1 Q1 इज मोर देन P2 Q2, मतलब प्राइस के कम होने से क्वांटिटी बढ़ी तो सही, लेकिन ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये कहलाएगा इन इलास्टिक डिमांड। ओवरऑल एक्सपेंडिचर ही कम हो गया। जैसे एग्जांपल लो ना, अगर नमक की प्राइस कम हो जाए तो थोड़ी बहुत नमक हम ज़्यादा खरीद लेंगे, लेकिन इतना नहीं खरीद लेंगे कि घर में 20 किलो नमक भर देंगे। तो थोड़ी नमक की क्वांटिटी तो बढ़ी, लेकिन नमक के प्राइस कम होने से ओवरऑल खर्चा ही मेरा क्या हो गया, कम हो गया। आप नोटिस करोगे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट वो कोशिश क्या करती है कि जो एसेंशियल गुड्स है ना, एसेंशियल गुड्स जैसे खाने पीने के आइटम्स हो गए, मेडिसिन हो गए, इनकी प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, इनकी प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि इनकी प्राइस बढ़ जाएगी ना तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ गए? तो ये, आई एम सॉरी, देखना ध्यान से, कोशिश ये करती है, प्राइस मैंने ये गलत बोल दिया कि प्राइस बढ़ने से ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अगर प्राइस बढ़ने से, मैं वो वाले क्लियर करता हूँ फिर बताऊँगा दोबारा से। अगर P1 Q1 है ये, इफ इज लेस देन व्हाट, P2 Q2, प्राइस कम हुई है लेकिन ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ गया। प्राइस के कम होने से ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, बढ़ गया। अगर ऐसा हुआ तो ये इलास्टिक डिमांड है। अब मैं वापस आता हूँ जो मैं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट, हर कंट्री गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जो एसेंशियल गुड्स है उसकी प्राइस ना बढ़े, क्योंकि उसकी प्राइस अगर बढ़ जाएगी एसेंशियल गुड्स की तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा, तो लोगों के पॉकेट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि एसेंशियल गुड्स को कम नहीं किया जा सकता है। अगर एसेंशियल गुड्स की प्राइस घट जाएगी तो एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, घटेगा। इससे क्या होगा कि लोगों के पॉकेट में क्या होंगे, दो पैसे बचेंगे। और एसेंशियल गुड्स तो हर कोई खरीदता है, अमीर हो गरीब हो सबको खरीदता है। मेडिसिन किसको नहीं खरीदना पड़ता है, खाने पीने के आइटम्स किसको नहीं खरीदने पड़ते हैं, सब खरीदते हैं। तो चलो, प्राइस के बढ़ने से अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है, एसेंशियल गुड्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो अमीर लोगों को, जो रिच पीपल है, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मान लो पालो वेजिटेबल्स पे महीने में अगर कोई 2,000 खर्च करता था, अब अगर कोई अमीर बंदा 4,000 भी खर्च कर तो उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास फैमिली अगर वेजिटेबल्स पे 2,000 खर्च करती थी और उसके खर्च अगर 4,000 हो जाए तो उनके पूरा किचन का सारा सिस्टम बदल जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि जो एसेंशियल गुड्स हैं उसके प्राइस ना बढ़े, रादर घटे, कम रहे, मॉडरेट रहे, सो दैट की एक्सपेंडिचर की बचत हो। और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, पुअर क्लास, उसके लिए महीने के 100, 200, 500, 1,000, 2,000 खर्च भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए एसेंशियल गुड्स पे हमेशा गवर्नमेंट क्या चाहती है, कंट्रोल रहे। दूसरी बात, जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उसके क्या होते हैं, अगर लग्जरियस गुड्स होते हैं, अगर उसकी प्राइस गिरती है तो उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, बढ़ जाता है। एग्जाम्पल लो, मान लो कोई ऐसा है, कोई गाड़ी है जिसकी प्राइस मान लो 10 लाख रुपीज़ था, हम खरीद नहीं पा रहे थे। अगर उसकी प्राइस मान लो अभी अचानक ईयर एंड आ गया है, उसकी प्राइस 7 लाख रुपीज़ हो गया, तो हमने क्या किया, तुरंत खरीद लिया। 10 लाख से 7 लाख कॉस्ट हो गई, हमने खरीद लिया, लेकिन 7 लाख भी तो खर्चा किया हमने ना। तो जान लो, कुछ लग्जरियस गुड्स होते हैं, कुछ क्या सारे, जिसके प्राइस अगर गिरते हैं तो लोग क्या करता है, ज़्यादा खरीदना पसंद करता है। प्राइस अगर बढ़ते हैं तो लोग कम खरीदना पसंद करता है, क्योंकि वो एसेंशियल नहीं है, वो तो लग्जरियस है, वो तो तभी परचेज़ की जाएगी जब प्राइस उसकी करेगी। जैसे गाड़ी है, अगर गाड़ी की प्राइस अगर मान लो 10 लाख से 20 लाख हो गया तो हमारे लिए जरूरी नहीं परचेज़ करना, जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। उसकी प्राइस अगर 10 लाख से 7 लाख हो गया तो हम क्या करेंगे, हम एक बार सोच सकते हैं यार चलो खरीद लेते हैं, हो सकता है फिर से प्राइस बढ़ जाए। इसके बारे में और भी बात होगी, बस मेन बात ये समझ लीजिए कि जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, एसेंशियल गुड्स होते हैं, उसकी डिमांड क्या होती है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। और जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, नॉर्मल तो ये भी आ जाता है, जो लग्जरियस होते हैं, जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी कुछ इसके बारे में बात करी थी। अगर यूनिटरी प्राइस प्राइस इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक डिमांड है, तो उस केस में डिमांड कर्व कैसा बनता है,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये बात हो गई थी। इसके अंदर के एरिया हर जगह क्या होते हैं, सेम रहते हैं, मतलब एक्सपेंडिचर सेम रहते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होता है, P1 Q1, दूसरा P2 Q2, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बातें पिछली क्लास में भी हो गई थी आपसे। ठीक है, ठीक है सर। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के बाद पूछूंगा कि ये क्या चीज़ है। मान लीजिए प्राइस कितना था, 10 रुपीज़, फिर प्राइस कितना हो गया, 8 रुपीज़, फिर प्राइस कितना, 4 रुपीज़, और जो क्वांटिटी है पहले था 100, अब 150, अब 350। अब आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करके ये क्या हो गया, पहले एक्सपेंडिचर कितना था, 1000, अब कितना, 1200, अब कितना, 1400। तो बताओ बच्चे कि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, घट रहा है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़। क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे बताओ, कैसा? इसको बोलोगे इलास्टिक डिमांड। क्या बोलोगे इसको, इलास्टिक डिमांड। इसका अपोजिट कर लेना, अगर ये मान लो क्वांटिटी घटती जाएगी तो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक डिमांड। ये सब जानकारी आपको देना जरूरी था, मैं देता गया, लेकिन इसमें से एक भी सवाल डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आएगा। थर्ड मेथड पे आ जाइए, बस ये रिविजनरी है, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं पे भी इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आगे चल के हम एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी जब करवाएंगे ना, तो वहाँ देखना कितना जरूरत पड़ेगा इन चीज़ों का। ज्योमेट्रिकल मेथड लिखिए, थर्ड मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड। क्या होता है सर, हर मेथड जो आता है ना, वो पुराने मेथड्स की कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, उसको दूर करता है। ये मेथड इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। क्या होता है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर, देखिए बताता हूँ। एक डिमांड कब ड्रॉ कीजिए, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि डिमांड करके इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इस पॉइंट पे क्या है। अगर आप ये सोचते हो कि हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी सेम होगा तो आप गलत सोचते हो। हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसको ही सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्रिकल मेथड का इस्तेमाल किया गया है। डेरिवेटिव्स मैंने इसका पूरा असाइनमेंट में लिख रखा है स्टडी मटेरियल में, लेकिन मैं इसको इतना लंबा डिराइव नहीं करूँगा, बहुत शॉर्टकट में आपको बता दूंगा मैं इसके बारे में। चलिए, एक सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल ही मतलब डिमांड कब ड्रॉ कीजिए, अगर वो टच करेगा तो ट्रायंगल का शेप ही ले लेगा। ये डिमांड कर्व है, ये पॉइंट लीजिए आप, क्या, ओ। देखिए यहाँ पे मैंने D1 क्या लिया, एक डिमांड कर्व लिया। D1 क्या है, एक डिमांड कर्व। इसके इस पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। मैंने बड़ा कर दिया इसको। ए पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हैं हम, इलास्टिसिटी। कैसे निकलेगा, मैं इसको डिराइव करने से पहले बता दूं, आपने पढ़ रखा होगा इन बारे में कि इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए, इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए क्या होगा, इक्वस टू होगा लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। क्या मतलब है सर इसका, देखिए जिस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना है, कहाँ निकालना है आपको, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट का लोअर सेगमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। इसका अपर सेगमेंट कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। तो लोअर सेगमेंट मतलब AD1, इसके हिसाब से कहा जाए तो क्या होगा, AD1 अपॉन AD, ये होगा AD1 अपॉन AD।
इसका डेरिवेशन तो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो मैं कर देता हूँ। चलिए जी लिखिए, नॉर्मली इलास्टिसिटी और डिमांड का परसेंटेज मेथड में क्या था? ई पी इक्वस टू था चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसका कभी भी डेरिवेशन नहीं आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको कहीं भी करना पड़ सकता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, यस सर। चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी इन क्यू, पी अपॉन क्यू, ये होता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे इसको पुट करते जाइए आप। चेंज इन क्यू के बदले हम क्या लिख सकते हैं? एक बार आप इसको अलग से सॉल्व कीजिए तो चेंज इन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन क्यू आपका ये है, इसको लिख सकते हैं ई बी अपॉन चेंज इन पी को क्या लिख सकते हैं? ए ई लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया ई बी अपॉन ए ई। उसके बाद पी को क्या लिखेंगे? प्राइस क्या, इनिशियल प्राइस क्या है? इनिशियल प्राइस को ही हम पी लिखते हैं और वो क्या है? इनिशियल प्राइस है ओ पी वन, ये है पूरा ओ पी वन डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी कितनी है? वो है आपका क्यू, और वो कितना है इनिशियल क्वांटिटी? इनिशियल क्वांटिटी है ओ क्यू वन, ये है ओ क्यू वन है, यहाँ से यहाँ तक ओ क्यू वन। वेरी गुड, ओ पी वन अपॉन ओ क्यू वन। तो अल्टीमेटली आपका क्या बन गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन गया? ये बन गया ई बी अपॉन ए ई मल्टीप्लाई बाय ओ पी वन अपॉन ओ क्यू वन, ओ पी वन अपॉन ओ क्यू वन बन गया। ठीक है सर, ठीक है जी। अब एक बात और देखो, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे ये है कि आप एक चीज़ को और रिप्लेस कर सकते हो, ओ पी वन के बदले एक क्यू वन लिख सकते हो। जो ये ओ पी वन है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, ये और ये ए क्यू वन, ये पूरा ये क्या है? ये सेम है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट के लिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना है तो कर सकते हैं, हो सकता है कहीं किसी सिलेबस में हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं। इंटू ओ पी वन क्या होगा? ए क्यू वन अपॉन ओ क्यू वन, ये अल्टीमेटली आ गया। अब इसको हम और भी ड्राइव करेंगे। एक बात नोटिस कीजिए कि आपका ये जो ट्रायंगल है, मैं यहाँ बताता हूँ, ये ट्रायंगल ए ई बी, ये छोटा ट्रायंगल ए ई बी, ये ट्रायंगल और इसके बाद जो बड़ा ट्रायंगल है ए क्यू वन, आप पेन पे ध्यान दीजिएगा, ए क्यू वन डी वन, ये सिमिलर ट्रायंगल है। 10th क्लास में पढ़ा होगा सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट्स। सिमिलर ट्रायंगल इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहाँ पे क्या लिखा ई बी अपॉन ए ई, तो इसके बदले क्या लिख सकते हो आप? इसके बदले लिख सकते हो आप क्यू वन डी वन, ये, क्योंकि ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल है। आप दिमाग लगाइएगा, 10th क्लास का मैथमेटिक्स है ये। दिस अपॉन क्या कर सकते हैं हम? ये पूरा यहाँ से वहाँ तक कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे एक बार फिर से रिप्लेसमेंट किया, ई पी इक्वस टू ई बी अपॉन ए ई के बदले में मैं क्या डाल दूंगा? क्यू वन डी वन अपॉन क्यू वन ए मल्टीप्लाई ए क्यू वन अपॉन ओ क्यू वन। आप समझिएगा, खुद से समझिएगा कि मैंने क्यों किया ऐसा। क्योंकि छोटा ट्रायंगल जो है ए ई बी ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल क्या है? प्रोपोर्शनल है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, तो रिप्लेस कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक क्यू वन ये भी है और ये क्यू वन ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली ई पी इक्वस टू क्या हो गया? क्यू वन डी वन अपॉन क्यू वन ओ, क्यू वन डी वन अपॉन ओ क्यू वन लिख लो, क्यू वन डी वन अपॉन ओ क्यू वन, ये आ गया इलास्टिसिटी डिमांड अल्टीमेटली आपका। अब देखना आप क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से समझिए। क्यू वन डी वन कहाँ पर आपका है? क्यू वन डी वन, क्यू वन डी वन आपका ये है,
दूसरा क्या है, OQ1। OQ1 कहाँ पे है, OQ1 आपका ये है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, देखना, ये आपका OQ1 है और ये आपका Q1D1 है। एक बार फिर से 10th क्लास में ले जाऊँगा आपको मैं, पेन चेंज करके देखना यहाँ पे, देखना ये लो लेता हूँ। इस बड़े ट्रायंगल की बात कीजिए, मैं देखो येलो स्ट्रिप देखना, ये बड़े ट्रायंगल, ये बड़े ट्रायंगल की बात कीजिए। इस बड़े ट्रायंगल में ये लाइन क्या है, ये येलो लाइन दिख रहा है ना, ये जो मैं पेन घिस रहा हूँ यहाँ पे, ये पैरेलल लाइंस है। तो साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब साफ सी बात है कि दिस अपॉन दिस इक्वस टू होगा दिस अपॉन दिस। थोड़ा तिरछा करके देखना, ऐसे करके समझ में आएगी बात आपको। ओ पॉइंट, ओ देखो, ODD1, इस ट्रायंगल में AQ1 साइड क्या है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल टू DO। तो अल्टीमेटली साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब Q1D1 अपॉन OQ1 इक्वस टू D1A अपॉन AD। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, EP इक्वस टू क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, EP इक्वस टू लिख सकता हूँ Q1D1 के बदले क्या लिख दूँ मैं, AD1, और OQ1 बदले क्या लिख दूँ, AD। यही आपका अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया आपका लोअर सेगमेंट, और नीचे वाला क्या हो गया, अपर सेगमेंट। यही बात प्रूफ करना था, इसी में 10 मिनट लगा दिया, कोई बात नहीं, लगा दिया तो लगा दिया, अल्टीमेटली आप समझ गए। और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप स्टडी मटेरियल में देखेंगे इसके बारे में, इसका ज़रूरत पड़ेगा हर जगह। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि कोई भी सवाल होगा, आपका डिमांड कर्व होगा, पूछेगा इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी बताओ, तो क्या कहोगे, ये D1 डिमांड कर्व ये पॉइंट है, क्या कहोगे, यहाँ पे EP इक्वस टू होगा AD1 अपॉन AD, ये इलास्टिसिटी आएगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे डिमांड कर्व लिखता हूँ, इस तरह का बनाता हूँ नॉन लीनियर, तो क्या करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कहोगे सर किस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसके बाद इस टेंजेंट का जो लोअर सेगमेंट ये अपर सेगमेंट, ये जो भी लोअर सेगमेंट होगा डिवाइड अपर सेगमेंट। जरूरी नहीं कि लोअर सेगमेंट कम हो, लोअर सेगमेंट ज़्यादा भी होता है, ज़्यादा ही हो सकता है, डिपेंड करता है पॉइंट कहाँ रखा आपने। तो लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट। अगर लीनियर है तो कोई पंगा ही नहीं है। अगर नॉन लीनियर डिमांड कर, तो नॉन लीनियर डिमांड कर पे इलास्टिसिटी क्या होती है, हर जगह चेंज होती है। इस पॉइंट पे ये लोअर सेगमेंट, ये अपर सेगमेंट। अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट ले लूँ तो वहाँ पे लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट क्या होगा, अलग हो जाएगा, अपर हो जाए। बना लेना अपना कैसे बनता है, यहाँ स्पेस कम है ना, इस पॉइंट पे लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट क्या होगा, अलग हो जाएगा। समझ गए। तो हर पॉइंट पे लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट होगा, और जो नॉन लीनियर डिमांड कर्व होंगे उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। यस सर। आइए नेक्स्ट मेथड पे आइए, मेथड 4। एक बार सारा मेथड डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, हम लोग बड़े आराम से इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये आपका आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखिए, आर्क इलास्टिसिटी। जानते हैं आर्क क्या होता है, सर्कल का एक टुकड़ा होता है आर्क, सर्कल का एक पार्ट, ये सर्कल है, ये पार्ट इसका आर्क है, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ इसका क्या रोल है बताता हूँ, देखो, मान लो कोई डिमांड कर्व है, नॉन लीनियर है, इसके दो पॉइंट के बीच में हम इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं, दो, किसी पॉइंट पे नहीं, इस रेंज में इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं, इस रेंज पे इलास्टिसिटी निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकलेगा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो यहाँ सिंपल बात है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिंपल समझाता हूँ। ई पी इक्वस टू आपने क्या देखा नॉर्मल फार्मूला में, सर चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू P1 अपॉन Q1, ये देखा ना, P1 अपॉन Q1। यस। अगर आर्क इलास्टिसिटी निकालना हो तो यहाँ एवरेज लेंगे, एवरेज लेंगे, मतलब क्या सर, ई पी इक्वस टू होगा चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा P1 प्लस P2 बाई 2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 बाई 2। एवरेज लेंगे इसका, इसका एवरेज लेने पीछे मकसद क्या समझाता हूँ अभी आपको, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। अब ये हो जाएगा P1 प्लस P2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2, ये हो जाएगा।
देखो एवरेज क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मान लो अगर आपकी मूवमेंट ए से बी की तरफ होती है, ए से बी की तरफ मूवमेंट करो आप और फिर लास्टेस्ट निकालो, तो ए से बी की तरफ मूवमेंट करोगे तो इनिशियल प्राइस क्या होगा, ये होगा, इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी, ये होगी। ध्यान देना, अगर ए से बी की तरफ मूवमेंट करोगे तो इनिशियल प्राइस तो ये होगा, इनिशियल क्वांटिटी ये होगी, और उसके बाद इलास्टिसिटी निकाल लो। ठीक है सर, निकाल लिया। लेकिन अगर बी से ए की तरफ मूव करते हो, बी से ए की तरफ, तो उस केस में इनिशियल प्राइस क्या होगी, ये होगी, इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी, ये होगी। और आप जानते हैं इलास्टिसिटी में क्या करना होता है, इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी भी लिखना होता है। क्या देखा गया कि जब हम ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ मूव करते हैं तब की जितनी इलास्टिसिटी है, और बी से ए की तरफ जाते हैं तब की जितनी इलास्टिसिटी है, दोनों इलास्टिसिटी अलग अलग आता है, जबकि यहाँ डिस्टेंस क्या सेम ही है, ए बी का डिस्टेंस क्या सेम है। फिर से सुनो, ए से बी की तरफ मूवमेंट, इलास्टिसिटी निकाल लो, बी से ए की तरफ मूवमेंट, इलास्टिसिटी निकाल लो, और दोनों इलास्टिसिटी सेम आनी चाहिए थी लेकिन सेम आती नहीं है। बात समझ गए। तो यहाँ क्यों पंगा, क्योंकि जब जब आर्क सेम है सर, डिस्टेंस सेम है, तो इलास्टिसिटी सेम आना चाहिए, नहीं आती है। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एवरेज मेथड इस्तेमाल किया गया। और एवरेज क्या होगा, ना तो ये प्राइस लेंगे हम, ना ये प्राइस लेंगे, बल्कि P1 प्लस P2/2। इनिशियल प्राइस हम किसी एक को नहीं मानेंगे, बल्कि P1 अपॉन P2/2 लेंगे, Q1 अपॉन Q2/2 लेंगे, अल्टीमेटली ये आएगा। ये मोर एक्यूरेट है। मैं बता दूं आपको, अभी तक जितने मेथड्स आपने समझे हैं उसमें से आपका ये मेथड, आर्क इलास्टिसिटी और साथ साथ एक्सपेंडिचर मेथड, ये बड़ा एक्यूरेट है। इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सवाल ने आपको फोर्स नहीं किया कुछ और मेथड करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादा एक्यूरेट। यस सर, ये हो गई बात आपकी आर्क इलास्टिसिटी की। अब एक बात ये आती है, किसी भी डिमांड कर्व को अगर आप देखते हो, किसी भी डिमांड कर्व को आप देखते हो, इसमें ये डिमांड कर्व है, क्या अपने आप ड्रॉ हो जाता है, ये दूसरी डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व को देख करके एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ, सॉरी रुक जाओ, ये एक डिमांड कर्व है, ये दूसरी डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व को देख के ही कोई कह सकता है कि इसकी स्लोप क्या है, ज़्यादा है, इसकी स्लोप क्या है, कम है। ये स्टीपर है ये वाला, और ये वाला क्या है, फ्लैटर है। और आप जानते हो कि डिमांड इलास्टिसिटी डिमांड क्या होता है, 1 अपॉन स्लोप इनटू P अपॉन Q। अब कोई भी बच्चा देखिए कह सकता है सर, अगर किसी का स्लोप ज़्यादा तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, जैसे इसका, सॉरी कम हो सकती है। इसकी स्लोप अगर ज़्यादा है तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। और इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कोई भी देख के कह सकता है, क्योंकि सर जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी कम, क्योंकि स्लोप से साथ क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, कह सकता ना कोई। लेकिन ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, ऐसा हर वक्त नहीं होता है। अगर दोनों सिचुएशन में प्राइस को सेम रखा जाए, प्राइस चेंजेस को, तब तो ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये हर सिचुएशन में ये बात सही नहीं है। ये मत समझ लेना कि देख करके आप आइडिया लगा लोगे कि ये अगर स्टीपर है तो इसका इलास्टिसिटी कम होगा, और ये अगर फ्लैटर है तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। ऐसा नेसेसरी नहीं है। किसी एक सिचुएशन में ऐसा हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता है, क्योंकि इलास्टिसिटी सिर्फ स्लोप का फंक्शन नहीं होता है। इलास्टिसिटी इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी का भी फंक्शन होता है। अगर दोनों के इनिशियल प्राइस एंड इनिशियल क्वांटिटी अलग अलग है तो स्लोप कैसे डिसाइड कर सकता है। ये जान लीजिए कि इलास्टिसिटी में स्लोप का मतलब ये हुआ, स्लोप का मतलब हुआ चेंज इन P अपॉन चेंज इन Q। सिर्फ स्लोप डिसाइड नहीं करता, बल्कि क्या डिसाइड करता है, इलास्टिसिटी इज बीइंग डिसाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन P एंड चेंज इन Q अपॉन Q। इससे डिसाइड होता है। चेंज इन P एक्चुअली परसेंटेज से डिसाइड होता है। चेंज इन Q एंड चेंज इन P
alone can't decide what? Cannot decide elasticity. Rather, ध्यान दीजिएगा, change in P upon P and change in Q upon Q decides elasticity. इसलिए आप स्लोप को देख करके कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि इलास्टिसिटी ज़्यादा या कम है. चिंता की बात नहीं है, इस पे और ध्यान लगाएंगे हम और इसके बारे में बताएंगे आपको हम, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड. बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और वहाँ यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स इसके बारे में आपको समझाएंगे. ठीक है. बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं बनाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासेस को बच्चे पॉज कर देते हैं. छोटी छोटी क्लासेस बनाते हैं, बच्चा देखता है कि छोटी क्लासेस जल्दी पढ़ लेता है उसको. ठीक है. अगली क्लास मिलते हैं. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय एंड सी यू.